अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यार और आदाब। पिछली वीडियो में अपनी मुलाकात हुई थी द अल्टीमेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी पार्ट 1। ये उसी की दूसरी कड़ी है, द अल्टीमेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी पार्ट 2। मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी है 31 जुलाई को। इसके लिए हमने उनकी याद को ज़िंदा रखने, उन्हें अपने बीच में मौजूद रखने के लिए कुछ उनकी बातों के ऊपर गुफ्तगू की। आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी। एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो लता जी भारत की कोकिला कहलाती, वो भी बड़ी सिंगरों में से हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी ही, पर हमारी मोहब्बत रफ़ी साहब के लिए ज़्यादा उठती है उनकी आवाज़ के लिए। पर जब भी डुएट गानों की बात होगी तो लता जी का नाम अगर रफ़ी साहब के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं गायकी बाकी रह जाएगी। 1965, 66, 67 के बीच गानों की रॉयल्टी को लेके लता जी ने एक बात रखी थी कि हमें हमारा गाना एक बार गाने के बाद दोबारा कोई इस्तेमाल करे, चाहे म्यूजिशियन या कोई और सिंगर, तो हमें उसका शेयर इन रॉयल्टी मिलना चाहिए। रफ़ी साहब ठहरे नेक दिल, साफ दिल के, सबके लिए अच्छा सोचने वाले, नर्म दिल के थे। तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि जब हमने गाना गा दिया, हमें उसके पैसे मिल चुके, कंपोज़र यानी म्यूजिशियन ने हमें उसकी फ़ीस अदा कर दी, तो हमारा मेहनताना जब मिल चुका तो क्या बाकी रह जाता है? वो तो म्यूजिशियन प्रोड्यूसर्स लोग आपस में देख लेंगे। लता जी को ये बात ना गवारा हुई और उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाना बंद कर दिया। पर हकीकत में रफ़ी साहब ने बंद किया। कोई ऐसा भी बताता है, वो भी म्यूजिशियंस के सामने साफ कहा था कि अगर ऐसी बात है, आप अड़ जाती हो तो मैं गाना नहीं गाऊंगा। खैर, पर रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी सितंबर 2012 और डेट है 27 सितंबर 2012 में कोई न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देती हैं हमारी लता जी, और उसमें बताती हैं कि आपने मुझे पत्र लिखा था, एपोलॉजी ने, सॉरी का लेटर, कि आप मेरे साथ गाना गाइए, और लता ने फिर बात मान ली और दोनों ने साथ गाने गाए। इनके बेटे ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया इस चीज़ को और कहा कि अगर ऐसा कोई लेटर मेरे पिता यानी मेरे बाप ने दिया है तो प्लीज़ वो पेश करे 10 दिनों के अंदर, या तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा अगर आपने पेश किया, या तो फिर आपको मांगनी है। क्योंकि इनका कहना है कि आप इस तरह से, मेरे पिता की जो फ़ैन फॉलोइंग आज भी है, आज लता जी तो समझो ज़िंदा है। खैर, उन्होंने गाने 1980 के बाद भी गाए, रफ़ी साहब चले जाने के बाद। पर रफ़ी साहब नहीं होने के बावजूद 40 सालों में दुनिया के कोने कोने में रफ़ी साहब के चाहने वाले ने, फैंस है, तो कहीं उनको भी ठेस पहुँच रही है। मेरे फादर एक नेशनल प्रॉपर्टी, एक नेशनल फिगर है, उनको आप अगर उनकी जो इमेज है उसको चोट पहुंचाएंगी तो ये तो गलत है ना। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं आने वाली पीढ़ी को? इस पे उन्होंने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था। पर लता ने कोई लेटर ना पेश किया, ना कोई बात हुई, और उन्होंने कहा था कि कानूनी लड़ाई लड़ूंगा मैं, और ये साबित करना होगा कि मेरे बाप ने माफ़ी मांगी थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, दिल तोड़ने वाली बात है। देखिए, दुनिया में अल्लाह ताला ने रफ़ी साहब की तारीफ़ के लिए, अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कि एक डाई बनाई और उस डाई में रफ़ी साहब को रखा और रफ़ी साहब को बनाया। रफ़ी साहब चले गए, खुदा ने डाई तोड़ दी। मतलब देयर इज़ नो रफ़ी, ओनली वन एंड वन, दैट इज़ ओनली मोहम्मद रफ़ी। तो ये था लता रफ़ी कंट्रोवर्सी। पर इससे शाहिद आगे कहते हैं उसी वक्त कि उन्हें लगता है कि उनके फैंस की काफ़ी तादाद है, इसलिए लता अपने आप को इनसिक्योर, सुरक्षित महसूस करती है, और इसलिए उन्होंने बात कही है। और यह भी कहा कि उनके फादर यानी पिता मोहम्मद रफ़ी के दौर में उनके साथ कंपटीशन करने वाला कोई भी नहीं था। आप सिंगल सोलो गाने भी गाते थे और डुएट गाने के लिए आपके साथ जो लता के वजह से रुके हुए सिंगर थी, सुमन कल्याणपुर, हेमलता, मुबारक बेगम, इनके साथ काफ़ी डुएट गाए। और ये लोग हूबहू लता जी से भी अच्छी आवाज़ में, मतलब कॉम्पेयर टू लता, उनकी भी आवाज़ वैसी होती थी कि लोग कन्फ्यूज़ होते थे ये गाना किसने गाया, लता है या हेमलता है या सुमन कल्याणपुर है या मुबारक बेगम में। तो खैर, ये हुई कंट्रोवर्सी लता और रफ़ी। आगे और एक बड़ी हस्ती का नाम है, फिल्म मेकर का नाम है बी.आर. चोपड़ा। इन्हें हम यश चोपड़ा के नाम से भी उनकी सिलसिलावार बेटों में से हैं, अभी जो आदित्य चोपड़ा वगैरह। इन्होंने भी एक बार बड़े धमकीले अंदाज में कहा था, हम एक और रफ़ी खड़ा करेंगे। कोई रफ़ी नहीं खड़ा कर पाए। इनफैक्ट जब उनकी पिक्चरें आगे रिलीज़ हुई, बर्निंग ट्रेन वगैरह, तो उसमें पल दो बोल के साथ रफ़ी साहब की कवाली रही, और कई पिक्चरों में गाना गंवाना ही पड़ा, क्योंकि कोई कितना भी कर लेता था। रफ़ी साहब जैसा मारूफ, माहिर, म्यूज़िक का जानकारी रखने वाला कोई सिंगर था ही नहीं उस वक्त भी। शहनशाह तरन्नुम ओनली रफ़ी साहब। इस बी.आर. चोपड़ा कैंप ने महेंद्र कपूर जी को खड़ा किया। उसमें आगे नाम था हमारे भारत यानी कि मनोज कुमार जी का भी, जो कई गानों में महेंद्र कपूर को ही गवा रहे, क्रांति हो, उपकार हो, देशभक्ति के गाने। और इन्हें कहा कि अगर रफ़ी साहब के
पैरामीटर्स पे अगर कोई मुकाबले का सिंगर है तो ये महेंद्र कपूर ही है। ये ज़्यादा दिन नहीं चला, मेरे सनम या कोई जैसे किस्मत, आँखों में कयामत के काजल, लाखों हैं यहाँ दिल वाले, मेरे देश की धरती, ये एक लिमिट था। या उस गुमराह में, हमराज में, नीले गगन के तले, चलो एक बार अजनबी बन जाए हम दोनों, ना सर झुका के जियो, वगैरह वगैरह। पर क्या हुआ, फिर भी रफ़ी साहब रहे और इनकी ज़रूरत कमी सबको महसूस हुई उस दौर में। अब महेंद्र कपूर की बात करते हैं। महेंद्र कपूर जी की क्या सोच थी मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए, उन्होंने कभी नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने एक पेपर पढ़ा था इनकलाब काफ़ी साल पहले, आज से 15-20 साल पहले, जिसमें खुले अल्फाज में उनकी बरसी के दिन महेंद्र कपूर जी कहते हैं कि ऐसे थे मेरे उस्ताद मोहम्मद रफ़ी जी। वो स्टोरी बताते हैं कि मैं 12 साल का था, तब से इनका फ़ैन था और इनसे सिखा करता था, वो मेरे उस्ताद हैं। मैं गाना सीखने लिए जब भी जाता था तो घर वालों से हम डरते थे, तो मैं जैसे खटखटा रहा था दरवाज़ा, तो खटखट की आवाज़ से जब दरवाज़ा खुलता, सामने बंडी में, लुंगी में, टोपी पहन के घर में खड़े मोहम्मद रफ़ी साहब, इतने बड़े बॉलीवुड के सिंगर, इतने सादे बोलते हैं ना, घरेलू लुंगी बंडी बंजान में खड़े, लिए पेटी तो आ गया महेंद्र, पंजाबी के अंदाज में कहते थे, और टेरेस पे जाके बैठते थे चुपचाप, चल तू गा, और पेटी बाजा लेके शुरू हो जाते थे, ले तान पूरा शुरू, ले तान लगाना शुरू। ये महेंद्र कपूर ने बताया है। हाँ, फिर कहते थे कि ये गाना आपने इतना अच्छा गाया, ये गाना, तो रफ़ी साहब बड़े मासूमियत से कहते हैं, महेंद्र कपूर कहते हैं कि रफ़ी साहब इतने मासूम थे, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था, आसमान की तरफ हाथ उठा के कहता था, अरे मैं कुछ नहीं करता हूँ महेंद्र, ये जो भी है ना, ये ऊपर बैठा है वो करवाता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, और सजदे में गिरते थे। बोले ऐसे थे मेरे रफ़ी साहब, एकदम नेक पाक सुथरे फरिश्ता सिफत, अल्लाह की आवाज़ थी कहते थे। तो और महेंद्र कपूर और वो एक ही ज़ोडिएक साइन में पैदा हुए भी हैं, और काफ़ी शक्ल भी एक दूसरे से काफ़ी मिलती है, और आवाज़ के अंदाज भी एक जैसे थे, फिर भी रफ़ी रहे। आगे बात करते हैं, तारीफ़ के पुल और कौन कौन बनता था। एक कंट्रोवर्सी थी कि जब लता किशोर डुएट में काफ़ी उरूज पे थे, और मोहम्मद रफ़ी साहब को थोड़ा बैक फुट पे जाना पड़ा, और जाने का भी रीज़न बताता हूँ। शक्ति सामंत नाम के प्रोड्यूसर एक फ़िल्म बना रहे थे उस ज़माने में, 1967-68 के आसपास, 69 के, आराधना एक बड़ी हिट साबित हुई। आराधना के वक्त एस.डी. बर्मन यानी सचिन देव बर्मन, जो सचिन दा बंगाली में हर नाम क्या, किशोर दा, अशोक दादा दा काफ़ी लगता है, तो उन्होंने पिक्चर साइन की एज ए म्यूजिशियन, पर वो बीमार पड़ने की वजह से उनका असिस्टेंट यानी उनका खुद का ही बेटा असिस्ट करता था, आर.डी. बर्मन, राहुल देव बर्मन, काफ़ी मारूफ म्यूजिशियन है। उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल को क्लासिक में मिक्स कर एक अलग पहचान बनाई म्यूजिक की अपनी, पंचम दा कहते हैं, पंचम सुरों का मालिक। ये किशोर के कैंपेन है, किशोर को पसंद करते थे, बचपन से दोस्ती थी, महमूद किशोर आर.डी. बर्मन दोस्ती थी, सर्कल था। रफ़ी साहब उसी महीने में हज को चले गए। अभी इसमें एक दो गाने आराधना में, बागों में बहारे वगैरह, रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग हुई थी, पर आर.डी. ने रूप तेरा मस्ताना और मेरे सपनों की रानी कब तो आएगी, ये गाना किशोर जी को दिया। किशोर हिट हुए, पर्दे पे राजेश खन्ना की आवाज़ मैच कर गई, तूफान हो गया। रफ़ी साहब जब लौट कर आए तो उस वक्त रफ़ी साहब से आगे किशोर काफ़ी जा चुके थे और थोड़ा सा पीछे चलने लगे। तो बताते हैं कि आगे ज़माने में सचिन, जो एक बॉलीवुड का स्टार है, मराठी पिक्चर से ताल्लुक़ रखने वाले सचिन मराठी एक्टर हैं, सत्ते पे सत्ता पे उन्होंने 7 भाइयों में से अमिताभ के छोटे भाई का रोल किया था। वो बताते हैं कि जब उनको पता चला कि स्टूडियो में आज रफ़ी साहब, लता जी और किशोर कुमार आए हुए हैं, तो दौड़ते हुए रिकॉर्डिंग में वहाँ पे पहुँचे ताकि मैं रफ़ी साहब को मिल सके। तो एक प्रोड्यूसर की बात बताई कि एक प्रोड्यूसर को जब घर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने, किसी ने बताया कि रफ़ी साहब के पास शायद एक आध घर होगा एक्स्ट्रा स्पेयर में, आप उनके पास चले जाइए, वो आपको मायूस नहीं करेंगे। जैसे ही वो बंदा वहाँ आता है, उन्होंने चाबी दे दी रफ़ी साहब ने, ना कोई साइन, ना कोई एग्रीमेंट, ना कुछ, और वो रहना चालू किया। उसके हालात सही नहीं थे, पर जब उस बंदे के हालात अच्छे हुए तो उसके बाद वो प्रोड्यूसर बना, और कोई इसकी पिक्चर में गाना था जहाँ गाना किशोर जी, लता और रफ़ी पे था स्टूडियो में, तो उसने 2 बुके मंगाए, और जब गाना ख़त्म हुआ तो उसने एक बुके लता के हाथ में दिया, और रफ़ी साहब को लगा कि शायद उनको मिले, और उसने वो बुके उस आदमी के हाथ में दे दिया, यानी किशोर जी के हाथ में दे दिया। तो रफ़ी साहब पीछे हटे, उन्हें बुरा लगा, पर अपने साथ में उनके जो साले साहब, जो उनके मैनेजर थे, उनको इतना ही कहा कि इनसे पूरे पैसे ले लेना। सचिन अपनी स्टोरी में बताते हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, कि मैंने पहली बार रफ़ी साहब को इतना ही कहते सुना कि इनसे पूरे पैसे ले लेना। अब बाकी का किस्सा समझ जाइए कि लोग अपने दिन कैसे भूल जाते हैं, किसी का एहसान, किसी की मदद को किस तरह से लोग भूल जाते हैं। तो बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इसी का सिलसिला हम पार्ट 3 से फिर आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहूँगा।
आप समझिएगा इस वीडियो को, रफ़ी साहब की बातों को दिल से। उम्मीद करता हूँ आप भी रफ़ी साहब को पसंद करते होंगे। तो फिर मुलाकात होगी इसके अगली किस्त में, मोहम्मद रफ़ी द अल्टीमेट सिंगर पार्ट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।